रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 101। नाग चिन्ह के बारे में पूछते ही सभी की नज़रें रुद्रांश की तरफ हो गईं। ध्रुव, साकेत और संगीता को भी यह जानना था कि इस नाग के चिन्ह का क्या रहस्य है। सभी की नज़रें रुद्रांश पर टिकी हुई थीं। सभी की नज़रों को अपनी तरफ होता हुआ देखकर रुद्रांश को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। दरअसल वह उन सभी को इस चिन्ह के बारे में बताना नहीं चाहता था। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे वह सबके सामने बोल सके। रुद्रांश को हिचकिचाता हुआ देखकर ध्रुव समझ गया कि वह इसके बारे में बात करना नहीं चाहता है, इसलिए ध्रुव ने आगे आते हुए सभी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे रुद्रांश भाई, अगर आप कहना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, वैसे भी यह कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये सुनकर संगीता और साकेत ध्रुव की तरफ देखने लगे। इसे देखकर ध्रुव ने अपना सर ऐसे हिलाया मानो उनको शांत करने की कोशिश कर रहा हो, जिसे देखकर सब समझ गए कि ध्रुव कहना क्या चाहता है, और सभी चुप हो गए। जिसे देखकर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और शिवांगी की तरफ देखने लगा। उस जगह से बहुत दूर एक काली अंधेरी महल के अंदर एक व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसके सामने एक इंसान खड़ा था जो बहुत ही ज्यादा घायल दिख रहा था। उसका शरीर लगभग 60 से 70% जल चुका था और वह तेज तेज सांस ले रहा था। उस इंसान के चेहरे पर दर्द और डर साफ साफ नजर आ रहा था। उस सिंहासन पर बैठा इंसान उसकी तरफ गुस्से के साथ देख रहा था और फिर उसने उसकी तरफ देखकर एक डरावनी आवाज में बोला, तो तुम कहना चाहते हो कि उस लड़के ने तुम पांचों को हरा दिया और तुम चारों के मिले जुले हमले को भी नाकाम कर दिया और वहां से भाग गया। ये सुनकर वह इंसान घबराते हुए बोला, जी जी लीडर, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि उस लड़के के पास इतना ज्यादा ताकतवर हमला भी हो सकता है। यह आदमी कोई और नहीं, वही कालेश था जिसने रुद्रांश के साथ मुकाबला किया था। रुद्रांश के हमले से उस जगह पर तमसवन राज्य के जितने भी लोग आए हुए थे सभी जान से मारे गए। सिर्फ वही कालेश ही बच पाया क्योंकि उसकी शक्ति उन सभी में सबसे ज्यादा थी और उसने एक गुप्त विधि का प्रयोग करते हुए वहां से गायब हो गया था। लेकिन इसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था। उसका शरीर आधे से ज्यादा जल चुका था और उस चिन्ह का इस्तेमाल करने की वजह से उसके शक्ति स्तर 2 पड़ाव से नीचे हो गया था। कालेश की बात खत्म होते ही चटाक वहां पर एक तेज आवाज सुनाई दी। इस आवाज के साथ ही कालेश उड़ते हुए दूर जाकर गिरा और फिर उसके मुंह से खून निकल आया। दरअसल जैसे ही कालेश की बात खत्म हुई, वह इंसान जो सिंहासन पर बैठा हुआ था वह इतनी तेजी से कालेश के पास पहुंचा कि कालेश को कुछ समझ में ही आया और फिर उसने गुस्से के साथ एक जोरदार थप्पड़ कालेश को मार दिया। यह इंसान तमसवन राज्य का सबसे खतरनाक योद्धा और लीडर कराम था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा विकृत दिख रहा था और साथ ही साथ डरावनी भी। उसने गुस्से के साथ उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कीड़े कहीं के, तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे से हार कर चले आए, शर्म नहीं आती। ये सुनकर कालेश की आंखें डर से भर गईं और फिर उसने दर्द के साथ बड़ी मुश्किल से बोला, लीडर, वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, उसके रगों में नागवंश का खून है। ये सुनते ही कराम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और फिर वह उसकी तरफ देखकर हैरानी से पूछा, क्या कहा तुमने? इस पर कालेश बोला, जी लीडर, वह उस सुनीता का बच्चा है जिसको आपने मरवा दिया था। ये सुनते ही कराम के चेहरे पर एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान आ गई और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी ज्यादा डरावनी थी कि अगर कोई कमजोर दिल वाला इंसान उसको सुन लेता तो शायद उसको दिल का दौरा ही पड़ जाता। कुछ देर हंसने के बाद कराम गंभीर हो गया। अब उसके चेहरे पर एक शैतानी इरादा चलने लगा और साथ ही साथ वह चिंतित भी था। कालेश की बातों से वह इतना तो समझ गया था कि रुद्रांश बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया है और उसका चिंतित होने की वजह यह था कि वह खुद एक पृथ्वी स्तर के दूसरे श्रेणी का योद्धा था। ये स्तर पूरे 17 राज्यों में जितने भी लीडर थे उन सब में सबसे ज्यादा था। लेकिन फिर भी उसको अब डर लगने लगा था क्योंकि रुद्रांश ने सिर्फ अनाहत चक्र में प्रवेश करते ही आज्ञा चक्र के 5 योद्धाओं को हरा दिया था और यह कोई साधारण बात बिल्कुल भी नहीं था। वैसे तो तमस राज्य का ये लीडर बहुत ही घृणित और बेरहम था, लेकिन क्योंकि वह तमसवन राज्य में रहता था इसलिए कोई भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था। उसकी वजह यह थी कि तमसवन राज्य एक ऐसे जादुई शक्ति से बंधा हुआ था जिसकी वजह से काली शक्तियों से जुड़ी हुई किसी वस्तु या फिर उससे संबंधित किसी योद्धा के बिना कोई भी तमसवन राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता था।
अगर कोई वहां पर प्रवेश करना चाहता था तो उसके लिए उसे पृथ्वी स्तर के ऊपर के स्तर का योद्धा बनना पड़ेगा। इसी वजह से आज तक तमस राज्य के अंदर उसका लीडर यानी कि कराम्ब अभी तक सुरक्षित था। लेकिन इसमें भी एक और बात थी, क्योंकि रुद्रांश के पास एक दिव्य रक्त था, इसलिए रुद्रांश को किसी भी प्रकार से काली शक्तियों से कोई चिंता नहीं थी। इसका मतलब ये कि रुद्रांश कभी भी तमसवन राज्य में प्रवेश कर सकता था, और यही बात कराम्ब को परेशान में डाल रही थी, क्योंकि वह जानता था कि अब तक रुद्रांश को ये पता चल गया है कि उसी की वजह से ही सुनीता की जान गई है, और रुद्रांश इसका बदला लेने जरूर आएगा। ये सोचते हुए उसकी नज़र कालेश के ऊपर गई, जो कि अब बेजान होकर जमीन पर पड़ा था, यानी कि वह मर चुका था। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बड़बड़ाने लगा। इसी के साथ उसी के माथे से कई सारी तरंगें निकलकर चारों तरफ फैल गया। इसी के साथ ही तमसवन राज्य के चारों तरफ सभी बड़े योद्धाओं को एक संदेश प्राप्त हुआ, मैं कराम तमसवन राज्य का लीडर तुम सभी को आदेश देता हूं, जल्दी से महल में पहुंचो। उसके इतना कहते ही सभी हैरान रह गई। वह सब मन में सोचने लगे, ये लीडर को क्या हुआ, आज इतनी जल्दी में सबको क्यों महल में बुला रहे हैं, आखिर बात क्या है। खैर, यह सभी बातें महल में जाने के बाद ही पता चलेगी। इसी के साथ ही सभी महल की तरफ चले गए। वहीं आयामी सम्राट के कमरे में रुद्रांश शिवांगी के पास खड़ा था और उसको प्यार भरी नज़र से देख रहा था। तभी उसको याद आती है कि उसने उस लड़ाई में क्या किया था। इसके बाद वह पीछे मुड़ता है और अपने दोस्तों की तरफ देखता है, और फिर ध्रुव से बोला, ध्रुव शिवांगी का ध्यान रखना, मैं कुछ ही समय में आता हूँ। ये सुनकर ध्रुव रुद्रांश की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है रुद्रांश भाई, लेकिन आप जा कहाँ रहे हो। इस पर रुद्रांश बोला, मैं बाहर जाकर देख कर आता हूँ कि बाहर सभी चले गए या नहीं। हम यहाँ हर ज़्यादा दिनों तक तो रह नहीं सकते ना, और मैं किसी और जगह पर तुम सभी को अभी ले जा नहीं सकता, क्योंकि मैं आयामी शक्ति को पूरी तरह से काबू नहीं कर पाया हूँ। इसलिए अगर बाहर सब कुछ ठीक रहा तो हम चले जाएंगे। ये सुनकर ध्रुव भी अपना सर हिलाता है। इतना कहकर रुद्रांश ने अपनी स्टोरेज अंगूठी से उस राज्य दंड को बाहर निकाला और फिर अपने सामने एक आयामी दरवाजा बनाने लगा। कुछ ही पलों में रुद्रांश के सामने एक काले रंग का आयामी दरवाजा बन गया। फिर रुद्रांश में देर ना करते हुए उसके अंदर चला गया। इसके बाद एक वीरान जगह पर, जहां चारों तरफ मिट्टी जलकर काली पड़ गई थी और बीच बीच में कई सारी हड्डियां भी दिख रही थी, वहां पर एक आयामी दरवाजा खुला। इसी के साथ एक लड़का वहां से बाहर निकला। यह था रुद्रांश, और यह वही जगह थी जहां रुद्रांश ने पिछली बार लड़ाई किया था और उन 4 योद्धाओं को मार डाला था। रुद्रांश जैसे ही बाहर आया वह चौंक गया, क्योंकि उसके सामने का जमीन पूरी तरह से जल शमशान बन चुका था और चारों तरफ हड्डियां ही बिखरी हुई थीं। साथ ही साथ उसमें कुछ अजीब सी शक्तियां भी महसूस हो रही थीं। अपने सामने की इस तबाही को देखकर रुद्रांश ने मन ही मन एक गहरी सांस ली। उसकी यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसके हमले ने इस जगह को पूरा का पूरा बर्बाद ही कर दिया, और तो और जितने भी लोग वहां पर थे वह सभी भी मर गए। इसी के साथ रुद्रांश ने चारों तरफ बड़े गौर से देखने लगा। तभी उसकी नज़र जमीन पर एक चिन्ह पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इसी के साथ ही रुद्रांश उस जगह पर चला गया जहां पर वह चिन्ह बना हुआ था। लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचा, तभी उस चिन्ह में से एक छोटा सा अंश निकलकर रुद्रांश की तरफ बढ़ने लगा। इसे देखकर रुद्रांश हड़बड़ा कर पीछे जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, और फिर वह चिन्ह रुद्रांश के माथे के बीचों बीच समा गया। उस चिन्ह को रुद्रांश के शरीर में समाते ही तमसवन राज्य में उसका लीडर कराम, जो कि चिंतित दिख रहा था, उसको जैसे कुछ महसूस हुआ हो, और फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मुझे, उस लड़के का पता मिल गया। रुद्रांश, अब तुम मुझसे कैसे बचोगे। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। दरअसल कराम पहले इस बात से चिंतित था कि रुद्रांश को कैसे ढूंढा जाए, लेकिन उसके पास इसके लिए कोई भी जानकारी नहीं थी। कालेश की बात पर वह जान चुका था कि वह आयामी सम्राट का खजाना प्राप्त कर चुका है, इसका मतलब वह एक अलग आयाम में चला गया था और वहां पर कब तक रहेगा उसे पता नहीं था। और अगर रुद्रांश ज़्यादा ताकतवर बन जाता है तो हो सकता है कि कराम को हराकर अपनी मां की बदला लेने तमसवन राज्य आए। लेकिन उस अब ये पता चल चुका था कि रुद्रांश कहाँ पर है। वह इस तरह से, क्योंकि कराम्ब हमेशा अपने हर अनुयायियों को एक चिन्ह के जरिए हमेशा से ही जोड़ कर रखता था, और यह चिन्ह ऐसी कामों के लिए बनाया गया था जिससे अगर उसका कोई अनुयायी मर जाए तो भी उसका काम हो जाए। इस वजह से बहुत ही ज़्यादा खुश था।
इधर दूसरी तरफ उस चिन्ह को अपने शरीर के अंदर देखकर रुद्रांश घबरा गया और अपनी शरीर को जांच करने लगा, लेकिन उसको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसको ये भी लगा कि वह चिन्ह उसके शरीर का कोई भी नुकसान नहीं कर रही है, जिसे महसूस कर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली, लेकिन अब भी उसका मन शांत नहीं हो रहा था। उसको कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। इसी के साथ उसने उस चिन्ह के बारे में अपने पूर्वजों की यादों से कुछ ढूंढने की कोशिश की। तब उसको पता चला कि यह चिन्ह कितनी ज़्यादा खतरनाक है। दरअसल रुद्रांश को उस चिन्ह के बारे में ही पता चला कि यह चिन्ह एक तरह की सुरक्षा करने वाली चिन्ह है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा शैतानी है। इसी के साथ इस चिन्ह को सक्रिय करने के लिए व्यक्ति को अपने अंतरात्मा को जलाकर उसकी 90% शक्ति को उसमें समाहित करना पड़ता है। इस वजह से उस चिन्ह में उस व्यक्ति की आत्मा का एक अंश जरूर ही रह जाता है। लेकिन परेशानी की बात यह नहीं थी। दरअसल परेशानी की बात यह थी कि उस चिन्ह का एक अंश अब रुद्रांश के शरीर में है, और इस चिन्ह के जरिए उसके दुश्मन यानी कि तमसवन राज्य के लोग रुद्रांश कहाँ है ये बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। फिर रुद्रांश ने उस चिन्ह को मिटाने के बारे में अपने पूर्वजों की यादों से कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको इसमें निराशा हुई, क्योंकि उसमें एक तरीका था उस चिन्ह को मिटाने के लिए। रुद्रांश को उसके लिए एक खास तरह की जड़ी बूटी की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके पास नहीं थी। उस जड़ी बूटी का नाम था आत्मा विनाशक जड़ी। ये औषधि साधारण इंसानों के लिए एक जहर से कम नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान इसके सही तरीके को जाने बगैर सेवन करता है तो उसके अंदर की सारी आत्मशक्ति और उसकी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लेकिन रुद्रांश के पास अपने पूर्वजों की यादों से वैद्य का एक गहन और उत्कृष्ट ज्ञान था। इसकी वजह से रुद्रांश इसका उपयोग उस चिन्ह को नष्ट करने के लिए कर सकता था। इसी के साथ ही उसे यह पता चल गया था कि उसके हमले से कोई ना कोई तो बच ही गया है। ये जानते ही उसके चेहरे पर फिर से परेशानी नजर आने लगी। वह ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि उस जगह से बचकर जाने का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि रुद्रांश की जान को तो खतरा है ही, साथ ही उसके साथियों के जान के भी खतरे में पड़ गई है। इसलिए रुद्रांश को अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा। लेकिन रुद्रांश कर भी क्या सकता था। इसी के साथ उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने फिर से अपने राजदंड का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के पास चला गया। जैसे ही ध्रुव ने रुद्रांश को आता हुआ देखा तो वह खुश हो गया, लेकिन ये खुशी खुशी पल के लिए थी, क्योंकि उसने देखा कि रुद्रांश का चेहरा गंभीर और चिंता से भरा हुआ था। इसे देखकर वह भी चिंतित हो गया और उसने रुद्रांश से पूछा, क्या बात है रुद्रांश भाई, आप इतनी चिंतित क्यों लग रहे हैं? ये सुनकर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और ध्रुव की तरफ देखा, और फिर उसने वह सभी संभावनाएं और चिंता उसके सामने व्यक्त की जिसकी वजह से वह चिंतित था। ये सुनकर ध्रुव भी चिंतित हो गया, लेकिन फिर उसने अपने हथौड़े को हाथों में जोर से पकड़ते हुए बोला, कोई बात नहीं रुद्रांश भाई, अगर ऐसा है तो हम सब अपने मरते दम तक उनसे लड़ेंगे। क्या समाधान निकलेगा रुद्रांश अपने इस समस्या का?